नुकसान पहुंचा दे, इतना वीक हो गया हो तो उसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को से इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही इथिकल इश्यूज है। इसी को दूर करने के लिए, इसी को कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, GEAC। ठीक है, तो GEAC इसका फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। ठीक है, ये कमेटी क्या करती है इसको समझिए। ये कमेटी का काम क्या है? ये परमिशन देती है। ठीक है, GEAC क्या करेगा? परमिशन देगा। अगर कोई साइंटिस्ट है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रिसर्च कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहां से परमिशन लेना पड़ता है। समझ में आया? ये बुक में जो लाइन लिखी गई है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या करती है? ये वो अप्रूवल फॉर वैलिडिटी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन ऑफ GM प्रोडक्ट्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। ये लाइन लिखी है। ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसी लाइन आ सकती है। बाकी तो इसका मीनिंग है ये क्या करती है? ये अप्रूवल देती है। इसके लिए देखिए, गिव अप्रूवल फॉर वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिसर्च कर रहा कोई भी पर्सन, उस वो या कोई भी रिसर्च हो रहा है तो ये कितना वैलिड है। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए कितना सेफ है कि नहीं है सेफ, इसकी वैलिडिटी के लिए अप्रूवल देता कि ये वैलिड है कि नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, या इन फ्यूचर किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी के लिए क्या देता है? अप्रूवल या परमिशन देता है। दूसरा क्या है? जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, उनको क्या बोलते हैं? GM प्रोडक्ट। उनको पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक को सर्विस देने के लिए उनको परमिशन दी जाती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो अब आप इसको पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई स्टेप पर परमिशन लेना होता है। हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च करने के लिए परमिशन लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लेना है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी परमिशन ली जाती है। समझ में आया? तो सब चीज के लिए परमिशन ही देता है GEAC। अब इसके बाद एक है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट क्या है? ये एक तरीके से कह सकते हैं परमिशन है। GEAC जो परमिशन देती है वो क्या है? बायो पेटेंट है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने से पहले उसको पेटेंट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, ये अप्रूवल है। समझ में आया? बायो पेटेंट। अब इसमें देखिए कुछ थ्योरी लिखी गई है, उसमें ये बताया गया है कि जो राइस है, तो एशिया में काफी लंबे समय से राइस को कल्टीवेट किया जा रहा है, राइस की एग्रीकल्चर। ठीक है, राइस की खेती कर रहे हैं। इंडिया में लगभग 2 लाख वैरायटी है, 2 लाख वैरायटी किसकी है? ऑफ राइस की है। इसको टिक कर लीजिएगा, इन इंडिया में। ठीक, क्योंकि राइस जो है एक मेन फूड माना जाता है इंडिया का, चावल। ठीक, 2 लाख वैरायटी है, जिसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती चावल की इतनी वैरायटी है। डॉक्यूमेंटेड का मतलब जिसको रिकॉर्ड में रखा गया है, जो रिकॉर्ड में हमारे पास है, हो सकता और भी हो लेकिन उनका हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, 27 वैरायटी है बासमती राइस। बासमती राइस अपने एरोमा के लिए जाना जाता है और अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसकी खुशबू काफी अच्छी है और फ्लेवर बहुत अच्छा है। अब उस बासमती राइस, देखिए बासमती राइस इंडिया की वैरायटी,
अमेरिका की एक कंपनी ने इसको क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया अपने यहां, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट और बासमती राइस, और पेटेंट कहां से कराया, यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस है, यूएसए में है, एक जगह है, एक ऑफिस है जहां से पेटेंट लिया जाता है, समझ रहे हैं ना, जहां से परमिशन मिलती है वो क्या, यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस यूएसए में है, वहां से अमेरिका ने परमिशन ले ली और इसको पेटेंट करा लिया। कैसे कराया, उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो वैरायटी थी बासमती राइस की, उसको अपनी यहां की सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस उसके साथ क्रॉस कराया। समझ, ये अंडरलाइन करिएगा जरूर। कैसे, देखिए, अमेरिका लिखिएगा, अमेरिका गॉट पेटेंट ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस को उसने क्या कर दिया, पेटेंट करा लिया और बोला हमने एक नई वैरायटी बना ली है राइस की, जबकि वो नई वैरायटी थी तो सही, लेकिन वो इंडिया की थी मेनली। उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने इंडियन वैरायटी को क्रॉस कराया, किसके साथ, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, उनके यहाँ चावल की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी। सेमी ड्वार्फ का मतलब समझते हैं, कम हाइट वाला प्लांट था, उसको इंडियन वैरायटी जो बासमती जो उसके साथ क्रॉस कराया और एक नई वैरायटी डेवलप कर ली, न्यू वैरायटी, और बोला हमने एक नया आविष्कार कर दिया। लेकिन ये कहाँ का था, ये तो मेन रॉ मटेरियल तो इंडिया का था ना। बाद में नीम और टर्मरिक को भी इसने क्या कर लिया, ऐसे पेटेंट करा लिया, उसके बाद ये सारा पेटेंट वापस ले लिया इंडिया ने, ठीक है, कोर्ट के द्वारा सब वापस करा लिया गया। समझ में आ रहा ना, तो इतना आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक। आगे बढ़ गए, आगे इसके बाद देखिए, एक है वर्ड बायोपायरेसी, पायरेसी का मतलब है थेफ्ट, जो पायरेसी है इसका मीनिंग क्या है, थेफ्ट, और बायो का मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी करना, ठीक, बिना कोई परमिशन। जैसे हमारे यहां अगर कोई भी प्लांट है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट किसी ने बनाया, तो दूसरे कंट्री का कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना हमारे परमिशन के कोई यहाँ का प्रोडक्ट या कोई भी प्लांट या एनिमल यहाँ से ले नहीं जा सकता है। ये बायोपायरेसी है, ये चोरी है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। समझ में आया, ये डेफिनेशन टिक कर लीजिएगा, लिखा है कि द थेफ्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब बताइए चोरी कौन करता, मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये थेफ्ट है ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, संसाधन, जिससे कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपने जगह पर, प्लांट और एनिमल हमारे रॉ मटेरियल हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट, टॉपिक, अच्छा, देखिए, अगर आप देखिए, कोई अपने बायोटेक्नोलॉजी में कोई आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के प्लांट हैं, ठीक है, जैसे बासमती राइस क्या है, रिसोर्सेज है ना, बहुत सारी वैरायटी के हमारे पास एनिमल्स हैं। तो थेफ्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, या तो कोई कंपनी या कोई संस्था वो थेफ्ट करती है, ठीक। अब देखिए, ये थेफ्ट, ये तो समझ में आया कि मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की क्या करते हैं, थेफ्ट करते हैं विदाउट परमिशन
एंड कंपनसेटरी पेमेंट, बिना कोई पैसा दिए या बिना परमिशन के या बिना कोई पेमेंट किए उनको उठा ले जाना, ये गलत है। अब ये बायो पायरेसी करता कौन है? जो देश फाइनेंशियली रिच हैं, जैसे चाइना है, जापान है, ठीक है, जैसे जो फाइनेंशियली रिच हैं, जिनके पास पैसा बहुत होता है, उनके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज की कमी होती है। ये चीज समझ में आता है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, उनके पास में रॉ मटेरियल की कमी है। कैसे ऐसे कह सकते हैं? जो शहर बहुत बड़े हैं, क्या वहां खेती बहुत ज्यादा है? नहीं है ना, खेती कहाँ ज्यादा होती है? जो डेवलप नहीं है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे आप जो है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई जिला, कोई स्टेट है, बहुत डेवलप है, तो वहां पर ये एग्रीकल्चर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ज्यादा मिलता है, ठीक। तो ऐसे जो कंट्रीज के पास पैसा बहुत है, इसका मतलब उन्होंने अपने बहुत तामझाम फैला रखा, तो उनके पास में एग्रीकल्चर थोड़ी सी कम है, लैंड कम है ऐसी, ठीक। तो यहां पर लिख लीजिएगा, ये फैक्ट कौन करता है? फाइनेंशियली अंडरलाइन कर लीजिएगा, फाइनेंशियली रिच जो नेशन है, जो फाइनेंशियली रिच नेशन है, हैव पुअर बायोडाइवर्सिटी, उनके पास बायोडाइवर्सिटी कम है, ठीक है, या कह सकते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की क्या है? कमी है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कम है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वहां ज्यादा होते हैं जो कंट्रीज क्या होती हैं, जो या तो अंडर डेवलपिंग है या अनडेवलप है। जैसे इंडिया हमारा, हाँ डेवलपिंग कंट्री है या अनडेवलप है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, बायो पायरेसी फाइनेंशियली रिच नेशन करते हैं, ठीक है। कहां से करते हैं? फ्रॉम पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज क्योंकि इनके पास बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ज्यादा हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या हैं? ज्यादा हैं। तो बायो पायरेसी कौन करेगा, ये पता लग गया। इसके बाद लास्ट में 2 लाइन लिखी गई है, ठीक। इंडिया ने सेकंड अमेंडमेंट बिल पास किया है इस बायो पायरेसी को रोकने के लिए। समझ में आया? उसमें कुछ संशोधन किया है नियम में। हाँ, पेटेंट करा लिया, लेकिन अमेरिका ने जो पेटेंट गलत तरीके से कराया था, इंडिया की वैरायटी थी ना, बस थोड़ा सा अपने यहाँ उसको सेमी डॉट से क्रॉस कराया है। तो इंडिया, आप अपने यहाँ कोई आविष्कार करिए, अपना कुछ तो करिए ना। हाँ, अप्रूवल ले लिया था, गलत तरीके से हुआ था वो अप्रूवल। नहीं तो वापस हुआ ना, वो वापस किया गया ना उसको। फिनिश हो गया। क्वेश्चन बता दें इसके क्वेश्चन बहुत आसान, ज्यादा टफ नहीं होंगे क्योंकि चैप्टर आसान है, ठीक है। थोड़ा सा कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बढ़ाते चलूंगा क्योंकि मुझे अगला चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। अगला चैप्टर में टाइम लगेगा। हाँ, देखिए यहां से आया है, इली ने कंपनी ने कौन सा जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म यूज किया था इंसुलिन को बनाने के लिए? उन्होंने वायरस लिया था, बैक्टीरिया लिया था, फार्स की क्या लिया था? इंसुलिन बनाया था ना इस कंपनी ने, ई कोलाई, याद आ रहा है? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरियम सही है इसमें, ठीक है। आगे बताइए, ये है बीटी टॉक्सिन कैसे काम करता है, उसका स्टेप बताना है। जल्दी से इसको लगा लीजिए। पहले से गलत है, पहले से नहीं रहेगा।
सी नहीं रहेगा। सबसे पहले बैक्टीरिया क्या करेगा, टॉक्सिन बनाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, प्रोड्यूस द क्रिस्टल विद टॉक्सिन इनसेक्ट, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में बनाएगा। दूसरा क्या होगा, ये एक सेकंड रुक जाइए, प्रोड्यूस द क्रिस्टल विद टॉक्सिक एसेंशियल प्रोटीन, टॉक्सिन प्रोटीन पहले बी देन ई, वो टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा, ठीक है। इसके बाद में रुक जाइए, इसके बाद में अल्कलाइन पीएच पर वो एक्टिव होगा, ए देखते रहिएगा, बी था, ई था, ए, इसके बाद में कौन सा बच्चा, ये हो गया ना, ये हो गया, हाँ, अल्कलाइन पीएच पर वो एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद में पोर्स क्रिएट करा देगा, ठीक, और लास्ट में हो गया था। अब बताइए सीक्वेंस लग गई बी, अब बताइए कौन सीक्वेंस लगाए थे, समझ में आ जाए, ठीक है, हाँ सही, ये बताइए, ये टोटिपोटेंसी है, ठीक है, आता ना समझ में। अरे प्लांट की हर सेल में क्षमता है पूरा प्लांट बनाने की, इसी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टिश्यू कल्चर में, टिश्यू कल्चर इसी टेक्निक पर तो काम करेगा, टोटिपोटेंसी पर वर्क करता है टिश्यू कल्चर। दोनों सही हैं। एसिडिक, एसिडिक ये गलत हो गया है, हाँ अल्कलाइन होना चाहिए, पहला सही है, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक है ये, यही होता है, जल्दी जल्दी में ऐसी गलती होती है। बताइए जल्दी से, जो डीएनए हम इंसर्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। ये समझ में आ रहा है, जो डीएनए हम एलियन पीस का डीएनए किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, उसको क्या करेगा, ये द पीस ऑफ डीएनए, ये गलत है, अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करेगा, प्लाज्मिड लगेगा। इट में इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ये होस्ट सेल के जीनोम के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक। अगला देखिए, इट में मल्टीप्लाई इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, ठीक है, और एलियन पीस ऑफ डीएनए नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये गलत है, पहला और लास्ट तो एकदम गलत है, उसके अंदर एप्लीकेशन की अपने आप क्षमता नहीं होगी, ठीक है। बचा कौन सा, बी सी डी में देखिए पूछा क्या है, हाँ, तो बी एक में इंटीग्रेटेड जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ये सही हो सकता है, मल्टीप्लाइड विद द होस्ट डीएनए, ये भी सही हो सकता है, एलियन पीस नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ये गलत हो सकता है, बी और सी होगा। समझ में आ रहा ना, अभी पहले चेक कर लीजिए फिर मैं समझा देता हूं। देखिए ये सही कैसे जानते हैं, जैसे हमने आपको बताया था एलियन डीएनए, उसको या तो प्लाज्मिड के साथ जोड़ के भेजिए, अपने आप तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सेल में पहुंचा देंगे आप, जीन गन से पहुंचा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने डायरेक्ट पहुंचाया है, बिना वेक्टर के पहुंचाया है, तो होस्ट सेल के जीनोम के साथ जाके जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा वो, तो होस्ट सेल जब मल्टीप्लाई करेगी तो वो भी मल्टीप्लाई करेगा उसके साथ जुड़ करके, अपने आप नहीं। ये दो ऑप्शन में यही बता रहा, देखिए कि इट में इनहेरिटेड अलोंग द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इसका मतलब समझ रहे, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, ये सही। देखिए इनहेरिटेड थोड़ा सा आपको समझ में कम आ रहा होगा, वो समझ लीजिए इनहेरिटेड कैसे, देखिए ये देखिए
देखिए ये है आपके पास में सेल, इसके पास ये डीएनए है, सोचिए बैक्टीरिया है, ठीक है, हमारे पास एलियन डीएनए। एक तरीका तो है प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके भेज दीजिए, वो वेक्टर के साथ जोड़ा। एक होता है वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, बिना वेक्टर के जीन का ट्रांसफर कर देना, बिना वेक्टर के, वो आपकी बुक में नहीं है। तो बिना वेक्टर के वो आर्टिफिशियल जीन गन जो होती है ना, जीन गन, या डायरेक्ट तरीके से आप भेजेंगे तो ये इसमें पहुंच जाएगा यहाँ। अब ये क्या करेगा, इसके जीनोम के साथ जाकर के जोड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे एचआईवी वायरस जब अपना डीएनए सेल में भेजता है तो डीएनए सॉरी आरएनए से बनता है डीएनए, और डीएनए जाकर के सेल के डीएनए के साथ हमारे जुड़ता है ना। अरे पढ़े ना ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, आपने एक एचआईवी वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, तो ये जाकर के इसके साथ जुड़ेगा। अब जब ये सेल मल्टीप्लाई करेगी तो ये डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। दूसरी चीज, ये डीएनए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया दो पार्ट में डिवाइड होता कि नहीं, एक से दो बनेगा ना, बनेगा। तो इसकी एक कॉपी यहाँ आएगी, एक कॉपी यहाँ, इस जीन की एक कॉपी यहाँ रहेगी, एक कॉपी यहाँ, मतलब अगली जनरेशन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये डीएनए मेन डीएनए के साथ अगली जनरेशन में भी पहुंच जाएगा, मतलब इसका इनहेरिटेंस भी हो जाएगा। समझ रहे ना इनहेरिटेंस। तो देखिए ये लिखा ना, इट में इंटीग्रेट भी कर जाएगा, और सॉरी कहां जहां, और दूसरा है मल्टीप्लाई भी करेगा, इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए के साथ अगली जनरेशन में ये पहुंच भी जाएगा। बताइए देखिए एक चीज जान लीजिए, ये पॉसिबिलिटी मैंने शुरू में बताया कि ये थोड़ा सा सक्सेस का रेट कम होता है, समझ में आया। प्लाज्मिड के साथ, क्योंकि प्लाज्मिड में खासियत और है, आप सिलेक्शन कैसे कराएंगे बताइए। सिलेक्शन, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो प्लाज्मिड के पास है, बीटा गल तो उसी के पास में है ना, पहुंच तो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन में समस्या आएगी अगर कोई जीन ऐसी नहीं है इसमें तो, ठीक है, यही कारण है। आगे बताइए, ये बताइए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा था ना, बताइए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग द वैरायटी ऑफ प्लांट। प्लांट की नई वैरायटी बनाने के लिए काम हम करते हैं कि एक प्लांट से हमने सेल निकाला, दूसरे से सेल निकाला, दोनों की सेल वॉल हटा दिया, बन गया प्रोटोप्लास्ट, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नया सेल बना लिया। ये सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और एक नया चीज सेल बनेगा, उससे टिश्यू कल्चर करा के नया प्लांट आप बना ले जाइए। तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किससे होता है, पीईजी पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल से होता है, बताया था ना। एक बात बताइए हाइब्रिड क्या होता है, इसका आंसर तो सोमैटिक हाइब्रिड होगा। हाँ, Which of the following are fused in the somatic, हाँ रुक जाइए वैरायटी, नहीं प्रोटोप्लास्ट, सॉरी, समझ लीजिए, देखिए क्या है, मेरी बात सुनिए, देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए आपके पास ये सेल है, एक सेल है, ये एक प्लांट से ली गई, और कहां से लिया हमने, प्लांट बी से लिया, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट से हमने सेल निकाल ली, इसमें भी सेल वॉल होगी, इसमें भी सेल वॉल होगी ना। हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराना है हमको, ठीक, क्योंकि एक हाइब्रिड जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, जानते होंगे। एक प्लांट का पॉलन ग्रेन, अरे इधर देख लो, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर शेड कर दिया, हाइब्रिड बन गया, वो एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना रहे हैं, हम यहाँ पे गैमेट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लांट का हमने सेल लिया, इसका सेल लिया, दोनों का सेल वॉल हटा दिया, बना लिया प्लास्ट, क्या चीज, प्रोटोप्लास्ट। अब दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराएंगे, नया सेल बनेगा, बन जाइए, ठीक, और इस सेल को टिश्यू कल्चर से ग्रो कराएंगे, एक नया प्लांट बनेगा। इस प्लांट में दोनों प्लांट के कैरेक्टर आएंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड बना है ये, ठीक है। अब पूछा क्या जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज, क्या चीज सोमैटिक, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक सेल को हाइब्रिडाइज कराया है,
हमने पॉलन ग्रेन नहीं लिया, हमने एम्ब्रियो सैक नहीं लिया, हमने फ्लावर का कोई पार्ट नहीं लिया, हमने प्लांट से रूट की सेल ले लिया, स्टेम का लिया, लीफ का सेल लिया, तो उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल। अरे प्लांट में दो तरीके की सेल होती है, रिप्रोडक्टिव सेल और सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल को लेकर के फ्यूज करा करके नया हाइब्रिड बनाया, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा ना ये? अब पूछा गया है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या चीज फ्यूज कराते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराते हैं। एक केमिकल लेना पड़ेगा पीईजी से, अगर पीईजी नहीं तो फ्यूज नहीं करेगा। ये पॉलीइथीलीन ग्लाइकॉल होता है, लिख लीजिएगा। इन सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या यूज करेंगे, पीईजी, नोट कर लीजिए। अब एक बताइए, इस हाइब्रिड को आप क्या बोलेंगे? ये सोमैटिक हाइब्रिड एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियो तो नहीं, हाँ ये सोमैटिक हाइब्रिड है, क्योंकि सोमैटिक सेल के फ्यूजन से बना है, ये सोमैटिक हाइब्रिड बना। इसके लिए एक नाम बोलते हैं साइब्रिड, किसी को पता है? साइब्रिड, एक हाइब्रिड होता है और एक होता है साइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, और साइब्रिड का मतलब अगर सोमैटिक सेल को फ्यूज करा करके हाइब्रिड बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं साइब्रिड। नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा हाइब्रिड फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल प्रोटोप्लास्ट। सोमैटिक सेल के प्रोटोप्लास्ट को अगर फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड, तो कॉल्ड, उसको बोलते हैं साइब्रिड। साइब्रिड इसका एग्जांपल है पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज करा करके बनाया गया है पोमैटो। उसमें पोटैटो, जमीन के नीचे पोटैटो होता है, जमीन के ऊपर प्लांट में क्या आता है, टोमेटो आता है। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिएगा पोमैटो। पोमैटो कैसे बना है, पोटैटो और टोमेटो के सेल को फ्यूज करा करके बनाया गया है पोमैटो। डायग्राम देख लीजिएगा, मोबाइल में दिख जाएगा। ठीक है, टोमेटो भी आता है और पोटैटो भी आता है। बतियाओ ना जी, हाँ दोनों रहता है। और उसमें हमको हटाना पड़ेगा, स्लाइड में दिखा देता है इसमें भी पिक्चर को टोमेटो की, तो सारा क्वेश्चन गायब हो जाएगा। ये कहां से, बताओ जी, कहां से ऊपर से गिरा है इसको? ठीक, अब बताइए, ऊपर से इसको ये गया। अच्छा, यहाँ मार्केट में कहां से आ जाएगा? एक सेकेंड, दूसरा विंडो खोल लेना, इस पे खुलेगा नहीं खुलेगा? दूसरा नहीं खुलेगा, तो बताइए इसमें कहां से हो जाएगा जी? अच्छा, कहां पर? ये प्लस कर दें। ठीक समझ में आ गया ना? ठीक, वो मैटो देख लीजिए, यहाँ मार्केट में नहीं आता है वो मैटो एम्ब्रियो। बना किस लिए? देखने के लिए बना है, मतलब यहाँ हमारे, ये देखिए है खाने लायक है। जैसे बनाया गया है ना, तो समझ लीजिए बनाया गया है जैसे। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ढेर सारा मिलेगा, ऐसे नहीं है, ढेर सारा मिलेगा। एनसीईआरटी में है, कहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है, एक चैप्टर में है, किसी ने दिया है। हाँ देखिए, ये हो गया। मैच कराइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, मैच कराइए इसको। अल्फा एंटीट्रिप्सिन, एम्फाइसीमा, थ्राइवन एडी, कॉर्न बोरर, थ्राइवन एसी, कॉटन बॉलवर्म, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एडीए। समझ में आता है सबको? कोई समस्या नहीं है? देखिए आगे इनकरेक्ट बता दीजिए इसमें से। ये तो पिछले चैप्टर का, मैं हटा दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं, हम कर चुके हैं इसको। जो इस चैप्टर के हैं वही बढ़िए केवल इस पर, ये पिछले चैप्टर से था एग्रोबैक्टीरियम। हाँ ठीक है, इसी का है, बताइए।
कौन सा इसमें से रॉन्ग है? बी वाला रॉन्ग है। बी वाला कह रहा है टीआई प्लाज्मिक एग्रोबैक्टीरियम से जब निकालते हैं यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन द जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू द प्लांट। ये सही है। टीआई प्लाज्मिड को जब हम यूज करते हैं तो उसको ऐसा बना के यूज करते हैं ताकि नुकसान ना करे, पैथोजेनिक ना हो। पहला, बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर करने के लिए टीआई प्लाज्मिड नहीं लेते हैं, हम नॉर्मल प्लाज्मिड लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम का नहीं यूज करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है। केवल वो कलेक्टिव होस्ट सेल के लिए है, वो प्लांट सेल के लिए है, एनिमल भी नहीं। यहाँ ये रॉन्ग हो गया। ये बताइए, मॉलिक्यूलर सीजर पता है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई समस्या नहीं है। ये मैच हो जाएगा, मैच करिए इसको। जीन थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, हर यूकैरियोटिक सेल में होता है। एलाइजा, एक टॉपिक छूट गया था, एलाइजा पढ़ा देंगे भी। एलाइजा है सेपरेशन नहीं, डायग्नोस्टिक एड के लिए किया जाता है एलाइजा। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? ये बताइए, चेल्ड इथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? ये तो लास्ट से है, लास्ट से है, लेकिन ये क्या है? डीएनए है, पिछले से। हटाइए इसको, जीन गन बताइए इसी से। ठीक, ये पिछले चैप्टर का है, ये कटिंग ये भी हो चुका है। और कावरोजी, ये बताइए, ये बताइए, ये नहीं हुआ, इसी चैप्टर से है। अच्छा, एक पूरा टॉपिक छूटा हुआ है, एक पूरा टॉपिक छूटा हुआ है, इसको ही बताना है, मैं बताऊंगा। इसमें काओ को ये क्या है? अल्फा लेफ्ट एल्बुमिन। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा। ये छूटा हुआ टॉपिक खत्म कर लीजिए, बता रहा हूँ। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कोई मतलब लास्ट चैप्टर है ये बताइए। कौन सा होगा बताइए? पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट। अच्छा बताइए, जीन थेरेपी के कितने तरीके? पहला तरीका है कि एंजाइम को ट्रांसफर करते रहिए। दूसरा तरीका है जो लिम्फोसाइट खराब हो चुके हैं ब्लड से, उनको निकालिए और उनको सही करिए, फिर से वापस भेजिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग से। और तीसरा तरीका, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा दीजिए। ये सब क्या है? परमानेंट नहीं है। ये तरह बार बार हमको ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इमॉर्टल नहीं है लिम्फोसाइट, नॉट इमॉर्टल, अमर नहीं है। इनका जो लाइफ टाइम होता है WBC है ना, नॉट इमॉर्टल सेल। समझ में आया? ये बताइए, करेक्ट पूछा है, ये सही है। सही है ना? सही है। तीसरा सही है। पहले कैसे निकाला जाता था? कैटल्स को मार करके। सही है। जानवरों को मार करके, पैनक्रियास को। नहीं नहीं, सेल नहीं डेड हुए, तत्काल डेड नहीं होती है सेल। मर जाता कोई भी तत्काल पतली निकाली जाती है ना, 72 घंटे के अंदर निकाली जाती है, ऐसा नहीं। अरे वो जो तरीका होगा। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस, ये सही है। पूछा क्या इसमें से? करेक्ट पूछा है, सबके सब करेक्ट हैं। Did it need to be processed for converted into mature function? Pro hormone is need to be processed for converting mature। सही तो है डी वाला। लास्ट वाला देखिए, सम पेशेंट डेवलप द एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम।
लास्ट वाला सही है। अब इसमें चारों ऑप्शन है कि नहीं है? चारों नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। अच्छा, हाँ सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक। तो आपका ये गलत हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से नहीं बनता है, ठीक है, ये गलत हो गया सी वाला। बच्चा ये प्रो हार्मोन नॉट नीड टू बी प्रोसेस कन्वर्ट इनटू मैच्योर, ए बी और डी सही है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग लिखा हुआ था। फिर से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो इंसुलिन बनाते हैं उसमें मेच्योर फॉर्म में बनता है, मेच्योर नहीं बनता है, ये रॉन्ग हुआ। सी पेप्टाइड नहीं मिलेगा, देख लीजिए, सी पेप्टाइड नहीं मिलेगा, ये सही है। एली लिली कंपनी ने यही तो बनाया था, ठीक है, इसीलिए सही है, ठीक है। ये बताइए, बायोपेरेस्ट्री क्या है? ये जीन थेरेपी, सॉरी जीन थेरेपी, जीन थेरेपी हो गया। लिखिए नेक्स्ट, बताइए इसको। 2021 तक पहुंच गए हम लोग। इसमें ये भी कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, ध्यान से देखिएगा, इंसुलिन के बारे में करेक्ट पूछा, सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सही है, इंसुलिन प्रोड्यूस सी पेप्टाइड, ये रॉन्ग। आरडीएनएस टेक्नोलॉजी से जब बनेगा सी पेप्टाइड नहीं रहेगा, प्रो इंसुलिन है, सी पेप्टाइड सही है, ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंटरकनेक्टेड, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा देखते हैं, ठीक। ये बताइए, पहला सही है, फर्स्ट सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब इनकरेक्ट। फंक्शन इंसुलिन है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। ये मैच करा लेंगे, कोई समस्या नहीं है, बढ़ जाए आगे इस पे, ये तो मैच करा लेंगे। ये बताइए, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट, GLUT4, ये जानते हैं कहां मिलेगा? सेल बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में दिया है, एक टेबल में दिया है। इसको समझ रहे हैं क्या चीज है? जैसे ये सेल है, ध्यान से सुनिएगा, ये सेल है, सेल इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल में एंट्री कराता है। अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं करेगा, समझ में आता ना? कहते हैं इंसुलिन की कमी होने से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है, सेल के अंदर नहीं रहता है। शरीर में बहुत सारा ग्लूकोज है लेकिन सेल में नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन ही ग्लूकोज को सेल में पहुंचाता है, किस प्रोटीन की मदद से? क्योंकि सेल में, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, रिसेप्टर होते हैं, तो ग्लूकोज को ले जाने वाला रिसेप्टर है GLUT4, समझ में आ रहा ना? ये है। ये बताइए, ह्यूमन लिम्फोसाइट में DNA को इंट्रोड्यूस कराना है तो ह्यूमन के लिए रेट्रोवायरस, ठीक है। ये क्यों हैंग कर रहा है? ये यहां से होगा ना वापस? हाँ, यहीं से ना, वापस हो गया। ये बताइए, ये तो हो गया। इसको बायो रिसोर्सेज, हाँ ये बायोपायरेसी है, ये बायोपायरेसी हो जाएगा।
जी, ठीक। New variety of rice patented by foreign company through the such variety present in the India along that this is created to the बासमती। 1997 ईयर भी दिया हुआ है, किस सन में ये इसने अप्रूवल लिया था? विच काइंड ऑफ थेरेपी 90 बताओ। 1990 में 4 साल के गर्ल जीन थेरेपी थी, ठीक है। टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलेडोगाइनी, तो ये है रूट हो गया। ये बहुत इजी है, देखिए। ट्रू पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन बाय डाइसल्फाइड, ठीक। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज्ड इनटू कंज्यूम, विटामिन ए के लिए गोल्डन राइस को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द pDNA इनटू द प्लांट इन्वॉल्व द pDNA को जब प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तो इन्फेक्शन इन्वॉल्व द एक्सपोजिंग द अलोइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड, नहीं एक्सपोजिंग द प्लांट ये नहीं है। इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सेल, ये थोड़ा समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। pDNA कहाँ मिलेगा पहले तो ये बताइए? प्लाज्मिड में, ठीक है। तो ये कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द pDNA को जब प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं उससे होता क्या? इन्वॉल्व अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सेल, नहीं सेल की पीएच चेंज हो जाती है। इन्फेक्शन ये है, ये नहीं कह रहा हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फूड जो है जीन जोड़ा भी, कुछ नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि एक चीज समझिए, देखिए एग्रोबैक्टीरियम को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है लाइन ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ठीक। कैसे? देखिए जेनेटिक इंजीनियर जानते हैं कौन होता है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है, जो कहीं से जीन ला करके किसी में भेज देता है, वो होता है जेनेटिक इंजीनियर, ठीक। और ये नेचुरल, ये प्रकृति का एक जेनेटिक इंजीनियर है। कैसे? जब ये एग्रोबैक्टीरियम है बैक्टीरिया, इसके पास है प्लाज्मिड, है ना, और प्लाज्मिड में इसके एक सेगमेंट लगा, उसको क्या बोलते हैं? pDNA। हम लोग जब इस एग्रोबैक्टीरियम के इस प्लाज्मिड को यूज करते हैं, इस प्लाज्मिड को, तो करते क्या है? इस pDNA में से वो जीन को निकाल देते हैं जो हार्मफुल है, जो ट्यूमर बना सकती है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम से हम प्लाज्मिड को निकालते हैं और इस पूरे pDNA को नहीं हटाते, मैंने बताया था आपको। pDNA को आप पूरा नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इसमें से वो जीन निकालेंगे जो क्या है? पैथोजेनिक है, जो ट्यूमर कॉज करा सकती हैं। अब इसको आप प्लाज्मिड के तौर पे यूज कर लीजिए। लेकिन एक चीज, जैसे मान लीजिए ये एग्रोबैक्टीरियम है, ये किसी प्लांट को अटैक करता है, ठीक है। तो प्लांट के किस पार्ट को अटैक करेगा? रूट को अटैक करेगा। तो ये करता क्या है? अपना pDNA जब इन्फेक्शन करेगा तो प्लाज्मिड को भेजेगा, पूरा प्लाज्मिड को इसकी सेल में नहीं जाएगा, अपना pDNA प्लांट की रूट में कट करके भेजता है। अपना pDNA सेल्फ खुद काटेगा और प्लांट की सेल में ये भेज देगा। तो बताइए, ये अपने pDNA को खुद काट रहा है, ठीक है, और किसी सेल में भेज रहा है। जेनेटिक इंजीनियर भी तो यही काम करता है, नहीं करता है? डीएनए को कहीं से काट करके कहीं भेजते हैं हम लोग ना। ये खुद इन्फेक्शन के दौरान जब नेचुरल इन्फेक्शन करेगा तो pDNA को सेल्फ कट करके होस्ट सेल में, प्लांट सेल में भेजेगा, ट्यूमर कराएगा। इसलिए बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द pDNA, ये pDNA जब प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें होता क्या है? तो उसमें इन्फेक्शन होगा, ठीक। ये तो ये नहीं कर रहा ना कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जब आप pDNA को या प्लाज्मिड को कहीं भेजते हैं तो इन्फेक्शन तब नहीं होगा। अगर हम भेज रहे हैं तो हम pDNA को मॉडिफाइड करेंगे, नेचुरली जा रहा है तो pDNA मॉडिफाइड नहीं होगा, इसलिए यही चाहिए। समझ में आया? कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्रोबैक्टीरियम नोट कर लीजिएगा बुक में ही, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। क्यों? बिकॉज रीजन क्या है? इट डायरेक्टली ट्रांसफर इट्स pDNA इनटू होस्ट सेल में डायरेक्ट भेजता, मतलब प्लांट के रूट में डायरेक्ट भेजेगा।
लिख लीजिएगा। लिख लिए हैं, हटा दो। देखिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिए। ये बताइए विच ऑफ द, ये तो हो गया ना, जीईएसी इसमें सही है, ठीक है। बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज द प्रोटेक्शन कन्वर्ट कब होगा, अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट मिड दैट, ठीक है, ये सही है इसमें, ये हो गया। और इसके बाद में है क्रॉप्स इंजीनियर फॉर ग्लाइको रेजिस्टेंट टू डाई। ये कह रहा है कि जो फसल जो है ग्लाइकोफॉसेट के लिए रेजिस्टेंट होती है वो टॉलरेंट हो सकते हैं। अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, नहीं आएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो प्लांट बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ठीक है, वो ग्लाइकोफॉसेट के रेजिस्टेंट होते हैं। समझ में आया? पढ़ लीजिए, लिखा हुआ देखिए। ग्लाइकोफॉसेट क्या है? एक हर्बिसाइड है जिसको स्प्रे करते हैं। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय आरडी इंसुलिन। सबसे पहले क्या बनाया गया था? इंसुलिन। अच्छा, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? टोबैको। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था टोबैको। सबसे ज्यादा, और एनिमल में सबसे ज्यादा किसको ट्रांसजेनिक बनाते हैं? माइस को। कारण क्या है? माइस को ही क्यों पकड़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए? क्योंकि माइस का साइज छोटा होता है, माइस का लाइफ साइकिल भी छोटा होता है, ठीक है, इजी टू हैंडल, इसलिए माइस को ही यूज करते हैं हम लोग। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, ये सही है। जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहीं से हम सेल को लेंगे टिश्यू कल्चर करने के लिए। एपिकल भी हो सकता है और एक्सिलरी हो सकता है, जल्दी जल्दी में ये लग जाता है, लेकिन यहाँ ऑनली लिखा है, ठीक है। अगर ऑनली नहीं होता, ये नहीं होता, तो एपिकल मेरिस्टेम सही होता है, ठीक है। अब जो बचा है उसको समझ लीजिए, जो बचा हुआ है, छूट गया है, उसको देख लीजिए। देखिए क्या बचा है, वो उसमें टॉपिक बचा हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, वो पढ़ लीजिए। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? ऐसे एनिमल्स जिनके जीन को मॉडिफाइड किया गया है कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। ये भी जीएमओ है, क्योंकि जीएमओ या तो प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल या बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक डाटा लिखा होगा उसमें कि अब तक जो है कितने एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाया गया, कुछ लिखा है उसमें, देखिए। हाँ, 95% केसेस में माइस को ही ट्रांसजेनिक बनाते हैं, ये लिखा गया होगा। कारण क्या है? लिख लीजिएगा, 95% टिक कर लीजिएगा, किसको बनाते हैं? माइस को। रीजन क्या है? लाइफ साइकिल शॉर्ट है, लाइफ साइकिल, वहां रीजन नहीं लिखा होगा, नोट कर लीजिएगा, लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, ठीक। दूसरा है स्मॉल साइज, साइज छोटा है इसकी, स्मॉल बॉडी साइज, तो छोटा है तो इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब बड़ा जानवर होगा तो इसको हैंडल करना बड़ा कठिन काम है, ठीक है, इजी टू हैंडल है, इजी टू हैंडल। तो एनिमल को ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं? कुछ कारण लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला है टू स्टडी, देखिए रीजन, यहाँ वो लिखिएगा हेडिंग में, इसमें लिखा भी है रीजन
फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, या ऐसे कह सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या फायदा है। अरे कुछ फायदा होगा तभी तो उसको बनाते हैं, ट्रांसजेनिक कोई फायदा नहीं होगा तो क्यों बनाएंगे। या क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है। रीजन, सिग्निफिकेंस, एम, सबका आंसर क्या होता है, एक ही होता है। समझ में आया। पहला क्या है, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। थोड़ा हेडिंग को ही ध्यान रखिए क्योंकि आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा कोई आया नहीं है इस टॉपिक पे, वो थोड़ा जो आएगा उसमें पता है। ठीक, हम बॉडी की जो फिजियोलॉजी है या बॉडी का जो विकास होता है, ठीक, उसको अध्ययन करने के लिए एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ह्यूमन की जीन है, आप जानना चाहते हैं उस जीन का बॉडी की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, बॉडी की फिजियोलॉजी पर वो क्या असर डालती है, तो उस जीन को ह्यूमन से निकाल करके किसी एनिमल में ट्रांसफर करके देखिए, फिर वहां असर दिखाई देगा कि उसको उसकी बॉडी पर उसकी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिजियोलॉजी चेंज हुई या नहीं हुई। समझ में आया। दूसरा क्या है, बढ़िया हेडिंग, स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज की जो जीन्स होती है, जिस जीन से डिजीज होती है, जैसे बीमारी किसी ना किसी पर्टिकुलर जीन से होती है ना, तो उस जीन को अगर किसी एनिमल की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस एनिमल में अगर डिजीज हो जाती है, इसका मतलब या सिम्टम क्या क्या आते हैं ये हम देख सकते हैं। डिजीज कॉजिंग जीन को किसी भी एनिमल में ट्रांसफर कर करके उसका इफेक्ट देखा जा सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है, डिजीज करता है या नहीं करता है। तो डिजीज के अध्ययन में इसको हम यूज करते हैं। एक अगला हेडिंग क्या है, बायोलॉजिकल, ये समझना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम एनिमल को ट्रांसजेनिक बनाते हैं, ये मेन है, यही मेन हेडिंग समझनी है। देखिए कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए गए हैं। पहला है ह्यूमन से अल्फा एंटी अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंटीट्रिप्सिन जीन को ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर कहां पर, ठीक है, शायद शीप में, सॉरी शीप है, ठीक है, शीप में भेजा गया है। क्यों भेजा गया है, ताकि अल्फा एंटीट्रिप्सिन केमिकल बनाया जा सके। ठीक है, टू प्रोड्यूस क्या बनाने के लिए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। क्या फायदा है, शीप में भेजने से केमिकल बनेगा, केमिकल का फायदा ये, इससे एम्फाइसीमिया बीमारी ठीक होती है। ठीक है, ट्रीट एम्फाइसीमिया जानते हैं, सिगरेट स्मोकिंग से डिसऑर्डर होता है। ठीक है, समझ गया। दूसरा है, एक जीन ह्यूमन से कॉपी की गई है, ह्यूमन लेफ्ट एल्बुमिन जीन, उसको काऊ में भेजा गया है। ठीक है, ह्यूमन मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन, ह्यूमन से जीन निकाली गई है, जीन, उसका नाम क्या है, लेफ्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा है ना, ठीक। जीन को निकाला गया और कहां भेजा गया है, काऊ में, और काऊ को क्या बनाया गया, ट्रांसजेनिक। ठीक, उस गाय को ट्रांसजेनिक बनाया गया। तो वो गाय में तो जो मिल्क बनेगा, उस मिल्क में ये प्रोटीन आएगी, लेफ्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। समझ में आया। तो ये दो चीजें दी हुई हैं कि शीप को बनाया गया है, और इसको यहां देख लीजिएगा, शीप है कि पेग है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है तो कंफ्यूजन थोड़ा सा, ठीक, एक बार देख लीजिएगा इसको। हाँ, बाकी प्लांट में एंटीबॉडी को बनाने वाली जीन को भेजा गया, प्लांट में एंटीबॉडी भी बनती है, एंटीबॉडी एनिमल्स बनाते हैं, लेकिन प्लांट में भी उसको बोलते हैं प्लांटीबॉडीज। अगर प्लांट एंटीबॉडी बना रहा तो इसको क्या बोलते हैं, प्लांटीबॉडीज। ठीक है,
और फिर एक हेडिंग लिखी गई वैक्सीन सेफ्टी। अगला रीजन क्या है बनाने का? वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी समझते हैं, कोई वैक्सीन है बना रहे हैं तो उसका ट्रायल पहले किस पर किया जाता है? एनिमल्स पर किया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स में भी किस पर है? मंकी पर है। मंकी पर क्यों है? क्योंकि ह्यूमन से रिजेंबल करता है, समझ में आया, इसलिए उस पर ट्रायल किया जाता है। और कोई हेडिंग? केमिकल सेफ्टी का मतलब कोई केमिकल है उसको टेस्ट करना चाहते हैं कितना टॉक्सिक है। फॉर एग्जाम्पल बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन एक केमिकल है ना, इसका अगर असर देखना चाहते हैं तो बीटी टॉक्सिन को बनाने वाले जीन को कहां भेजना पड़ेगा? किसी प्लांट में, ठीक। तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा कि वो टॉक्सिक है किसी दूसरे के लिए या नहीं है, क्योंकि वो वहां जाकर के क्या बनाएगी? कोई ना कोई टॉक्सिन बनाएगी, ठीक है। एक चीज और बता रहे थे जो छूटा हुआ था, हाँ इलाइजा समझ लीजिए, इलाइजा वाला देखिए। इलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ये अर्ली डिटेक्शन की जो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक टॉपिक। बीमारियों को शुरुआती दौर में कैसे पता लगा सकते हम कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है? तो एक टेक्निक थी क्या चीज? पीसीआर, दूसरी टेक्निक थी डीएनए प्रोब, और तीसरी टेक्निक क्या है? इलाइजा है। इलाइजा से हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन चेक करते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है इसका मतलब पैथोजन बॉडी में है, और अगर नहीं हुआ है तो पैथोजन नहीं है, ठीक है। ये लाइन को देखिए, नोट कर लीजिएगा। इलाइजा में हम क्या पता लगाते हैं? ये डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जैसे पीएच को चेक करने के लिए कलर से चेक करते हैं पेपर स्ट्रिप से, वैसे यहां पर इलाइजा पॉजिटिव है कि या नेगेटिव टेस्ट आया कि पॉजिटिव आया, उसको चेक करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ है तो टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखिए, इसमें आप जो है एंटीजन भी चेक कर सकते हैं, ब्लड से एंटीजन। जैसे आप जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं, भाई देखिए अगर एचआईवी टेस्ट करना है इलाइजा के मेथड से तो क्या करेंगे? ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक। अब ब्लड सैंपल में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो पैथोजन भी हो सकता है, तो आप पैथोजन मतलब वायरस, एचआईवी वायरस, उसको टेस्ट कर सकते हैं, और एंटीबॉडी भी टेस्ट की जा सकती है, क्योंकि कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो वो साथ में एंटीबॉडी भी बनाता है, पता होना चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है ना। कोई बीमारी अटैक करती है तो उसका पैथोजन बॉडी में जाएगा तो उसके खिलाफ में हमारी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो आप जो है ब्लड से एंटीजन भी ले सकते हैं और ब्लड से आप एंटीबॉडी भी ले सकते हैं, दोनों चेक कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है? देखिए एंटीजन लेकर के, तो हमने इलाइजा में क्या किया? ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड का सैंपल लिया थोड़ा सा, और उस सैंपल में हम क्या चेक करना चाहते हैं? एंटीजन को अभी पता लगाएंगे, एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं। एंटीबॉडी भी पता लगा सकते हैं और एंटीजन भी। तो करेंगे क्या? इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, उस प्लेट में आपने क्या रखा? यहाँ ब्लड सैंपल रखा, ठीक है, ये ब्लड, और ब्लड सैंपल में ये सोचिए एचआईवी का वायरस है। ये क्या है? एचआईवी का वायरस है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए तो हर पैथोजन के खिलाफ में एक एंटीबॉडी होती है कि नहीं होती है? हर पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए एक एंटीबॉडी की मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि जब पैथोजन बॉडी में जाता है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाता है। हमको एचआईवी टेस्ट करना है, वायरस टेस्ट करना है, तो ब्लड में सपोज करिए एचआईवी वायरस है, इतने दिख रहे हैं, है, हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? हम जो है एचआईवी वायरस की जो एंटीबॉडी होती है उसको लाएंगे और एंटीबॉडी को इसके ऊपर में अप्लाई कराएंगे, ठीक है। ये एंटीबॉडी हमने अप्लाई करा दिया, मतलब जहां पर ब्लड सैंपल लिया था उसी में एंटीबॉडी को हम मिक्स करा देंगे।
अब अगर HIV वायरस होगा तो HIV वाली एंटीबॉडी जाके तुरंत क्या कर जाएंगी, बाइंड करेंगी। तो सपोज करिए था कि HIV वाली एंटीबॉडी क्या करेगी, इसके साथ ये जुड़ जाएगी, यहां नहीं है। मान लीजिए 3 HIV वायरस है सपोज करिए, तो चौथा नहीं तो एंटीबॉडी ढेर सारा मिला है, तो यहाँ तो बाइंडिंग नहीं होगी, लेकिन जहां जहां होगा वो एंटीबॉडी अपना एंटीजन खोज करके क्या कर लेगी, बाइंड कर लेगी। अब जब ये बाइंडिंग होती है, इंटरेक्शन होता है, तो ये हमको तो दिखेगा नहीं, एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन आंख से नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे हमने बताया था बीटा ग्लाइसिन में, याद आ रहा ना, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, तो यहां पर आप इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, आप वो एंटीबॉडी लेके आएंगे कि एंटीबॉडी के साथ आपको एक एंजाइम जोड़ना पड़ेगा, एंजाइम लिंक्ड। ये एंटीबॉडी कैसी है, एंजाइम लिंक्ड। देखिए एंजाइम लिंक्ड मतलब एलाइजा में जो एंटीबॉडी यूज की जाती है, एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हमने यहां अप्लाई कराया। अब कलर देखने के लिए सबस्ट्रेट भी तो मिलाना पड़ेगा, बिना सबस्ट्रेट मिलाए ये एंजाइम किसका कलर चेंज करेगा भाई। एंजाइम, हर एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। हम इसमें कौन सा सबस्ट्रेट मिलाएंगे, ऐसा सबस्ट्रेट मिलाएंगे जो क्या है, क्रोमोजेनिक हो। क्रोमोजेनिक का मतलब एंजाइम की उपस्थिति में वो अपना कलर चेंज कर दे। तो जैसे ही आप इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहां मिलाएंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या, ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को किसमें बदल देगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मिलाने पर जितने भी एंजाइम है वो एंजाइम क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देंगे, मतलब कलर इस जगह का क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा। सपोज करिए दूसरी कंडीशन, हमने एंटीबॉडी मिलाया, एंजाइम के साथ जुड़ी हुई एंटीबॉडी को मिलाया, ठीक है, कोई भी पैथोजन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, फिर भी तो कलर चेंज होगा। सबस्ट्रेट मिलाने पर फिर भी तो कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, इसके इसमें बताइए भाई। उतनी एंटीबॉडी है उतना ही एंजाइम भी है, एंजाइम तुरंत उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलेगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो फाइंडिंग कैसे होगी, इस केस में भी तो कलर चेंज हो रहा है, उस केस में भी। तो करते क्या है, देखिए जब आप प्लेट में ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके बाद जब आप एंटीबॉडी को मिलाते हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगी और इस प्लेट पर जाकर के वो जम जाएगी, मतलब हमको दिखेगा नहीं लेकिन वो उस पर लेयर के रूप में पकड़ा हुआ है। हम इसको वॉश कर लेंगे, प्लेट को क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉश करने पर ये सब हटेगा नहीं। अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्शन करेगी, तो वॉश करने पर भी नहीं हटेगा, ठीक है। तो आप सबस्ट्रेट मिलाने पर कलर चेंज आएगा। इसमें क्या करेंगे, अगर पैथोजन नहीं है तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं करेगी, जैसे वॉश करेंगे सारी एंटीबॉडी गायब हो जाएगी, सारी एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, गायब। वॉश करने पर सब हट जाएगी। तो आप कलर मिलाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर चेंज नहीं होगा, यहां कलर चेंज होगा, समझ में आया। तो उसमें वॉश किया जाता है एक बार। अगर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो गया तो वॉश करने पर वो इंटरेक्शन हटेगा नहीं, तो कलर मिलाने पर आपका कलर चेंज होगा। वहां पर अगर कोई पैथोजन नहीं है तो वो वॉश में हट जाएंगे, इसका फिर कलर चेंज नहीं होगा। इस तरीके से चेक करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से इलाजा में हम पैथोजन को फाइंड कर लेते हैं। अब बताइए चैप्टर में और कुछ बचा हो तो बताइए। पंद्रह मिनट का टाइम है आपको, नहीं मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूं, लेकिन आप बताइए कुछ पूछना हो तो बताइए। क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दें। हाँ बताओ जी, बताइए बताइए क्या कर रहे हैं।